सुबह उठते ही मेरी शुरुआत होती थी गर्मा गर्म केसरिया चाय से विद बटर टोस्ट, और उसके बाद वहाँ की फेमस क्लब कचौड़ी मेरे डेली का ब्रेकफास्ट का हिस्सा बना। और रात होते होते मैं भाजी पाव पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होने लगा और धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ने लगा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बॉडी वेट 147 पहुंच चुका है। मुझे डॉक्टर ने बहुत गलत तरीके से बात बोली कि आपकी ज़िंदगी में आप इस वेट के साथ 10 साल से ऊपर ज़िंदगी नहीं जी सकते, या तो आपको कैंसर होगा या आप हार्ट अटैक होगा। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ भी करके शुगर और ये बॉडी वेट को कम करना ही है। नमस्ते, मेरा नाम सुमित अग्रवाल। मैंने 42 की एज में 61 केजीज ऑफ वेट लॉस किया है और नेचुरली मैंने डायबिटीज़ रिवर्स किया है। आज मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अपने इंडियन सोसाइटी में मिथ की तरह जानी जाती है, और दो फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप वेट लॉस और डायबिटीज़ की रिवर्सल के लिए तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कॉलेज के दिनों से। वो मेरे ज़िंदगी के बहुत खुशहाल दिन थे, पर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में अचानक मेरी मम्मी का हादसा हुआ और मेरी लाइफ जैसे पूरा पलट गई। मैं अहमदाबाद में रहने वाला था और अचानक मुझे बिज़नेस में आना पड़ा और मैं कलकत्ता शिफ्ट हुआ। जब मैं कलकत्ता शिफ्ट हुआ, सुबह उठते ही मेरी शुरुआत होती थी गर्मा गर्म केसरिया चाय से विद बटर टोस्ट, और उसके बाद वहाँ की फेमस क्लब कचौड़ी मेरे डेली का ब्रेकफास्ट का हिस्सा बना। और दोपहर होते होते मैं डेली कचौड़ी, सब्जी या कुलचा, नान, दाल ये खाने लगा, और रात होते होते मैं भाजी पाव पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होने लगा। और ये कारवां 2-3 साल तक चलता रहा और धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ने लगा। मैं मेरी शादी के टाइम पे 95 के आसपास पहुंच गया था, जो कि मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग वैल्यू था। फिर मैंने बहुत तरह के डाइट और एक्सरसाइज रिजीम किए जिससे मेरा वेट अगेन 90 के आसपास आया। मैं प्रेजेंटेबल लगने लगा और फिर देखते देखते मेरी शादी के दिन आ गए और मैं शादीशुदा हो चुका था। मैं और मेरी वाइफ दोनों अकेले रहते थे, कोई पेरेंट्स का रोक टोक नहीं था। हम लोग खाने के बहुत शौकीन थे, घूमने के बहुत शौकीन थे। हम लोग साल में 2 बार ट्रिप्स मारते थे, और हम जब भी ट्रिप करके आते थे मैं देखता था कि मेरा वेट कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। और लेट रात को खाना, सैटरडे को खाने के बाद वापस खाना, शनिवार को हम लोग 2-2 3-3 बजे तक जागते थे, तो हमारा खाने पे कोई रोक टोक नहीं होता था। और संडे को ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर हम लोग बाहर ही करते थे। जब मैंने रियलाइज़ किया कि हम दोनों का वेट धीरे धीरे हर साल तकरीबन 7 से 10 केजी बढ़ रहा है, मैंने थोड़े ही सालों में देखा कि मेरा वज़न 100 पार हो चुका था। हम लोग बच्चे के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, और क्योंकि हमारा बच्चा नेचुरली नहीं हो पा रहा था, वी वर प्लानिंग फॉर आईवीएफ। और आईवीएफ के लिए हमको डॉक्टर ने बोला कि आपको वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने और मेरी वाइफ ने फिर एक डाइटिशियन को कंसल्ट किया, उसने हमारी हेल्प की, हमने एक्सरसाइज की रिजीम पे गए और हमने वेट लॉस किया। मेरी वाइफ ने कंसीव किया, एंड इन 2019 में हमारी एक प्यारी सी बिटिया हुई जिसने हमारी ज़िंदगी में खुशहाली भर दी। वहाँ से मेरे बॉडी वेट का डिफरेंस चालू हुआ। उसके नेक्स्ट ईयर जब कोविड आया, तो मैंने देखा कि सारा काम बंद होने की वजह से मैं ज़्यादातर घर में ही रह रहा हूँ, और मेरे काम के ऊपर मेरा ध्यान ज़्यादा होने की वजह से ना मैं ज़्यादा हेल्थ पे फोकस कर पा रहा हूँ, ना एक्सरसाइज पे फोकस कर पा रहा हूँ, और मेरी बॉडी वेट धीरे धीरे करके 135 पार हो चुकी थी। 2021 में जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अपने पीक पे हूँ बॉडी वेट के, तो मेरे को बहुत अलार्मिंग लगा। मैंने अचानक मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, तब मैं देखा कि मेरा HbA1c जो कि 10.2 और मेरा फास्टिंग शुगर 210 के पार है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी शुगर की बीमारी नहीं थी। तो मैंने वापस दोबारा ब्लड टेस्ट कराया, एंड द रिजल्ट वाज द सेम। और उसके बाद मुझे एक धक्का सा लग गया कि मैंने मेरी गलतियों की वजह से मैंने मेरी जीन्स खराब की है। मैं हूँ जिसने मेरी फैमिली में डायबिटीज़ को इंट्रोड्यूस करा है, और वो मेरे लिए बहुत तकलीफ वाले दिन थे। थोड़े दिन में जैसे अपने सब यूज्ड टू हो जाते हैं, मैं भी यूज्ड टू हो गया कि डायबिटीज़ की दवाई ले रहा हूँ। मैंने कभी आयुर्वेदिक दवाई ली, कभी एलोपैथी ली, पर उससे कुछ हो नहीं रहा था। खाली मेरा शुगर मुझे दिखने में कम हो रहा था, पर एक्चुअली कोई उपाय नहीं हो रहा था, और मैं खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जैसे चल रहा था वैसे ही जी रहा था। पर अचानक पथरी का दर्द उठा और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और मेरा यूरोथोस्कोपी हुआ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बॉडी वेट 147 पहुंच चुका है, जो कि मेरे लाइफ टाइम हाई पे था। और मैं जब ऑपरेशन थिएटर में था, तो मुझे डॉक्टर ने बहुत बहुत ह्यूमिलिएटिंग वे में
बहुत गलत तरीके से बात बोली कि आपकी ज़िंदगी में आप इस वेट के साथ 10 साल से ऊपर ज़िंदगी नहीं जी सकते। या तो आपको कैंसर होगा, या आप हार्ट अटैक होगा, या आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जो लाइलाज हो जाएगी। और वो टाइम पे मैं इतना सहम गया, मैं इतना डर गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी करवा के ही जाइए, क्योंकि आपसे और कोई उपाय आपके लिए है ही नहीं। और मैं इतना डरा हुआ था ऑपरेशन थिएटर में कि अभी मैं ये ऑपरेशन करा रहा हूँ और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मुझे कि मुझे बैरिएट्रिक सर्जरी कराना है। मैंने उनको दबी आवाज़ में बोला कि मुझे 1 साल का टाइम दीजिए। तो उन्होंने मुझे हँसते हुए बोला, जब तुमसे 38 साल में कुछ नहीं हुआ, तुम 1 साल में क्या ही कर लोगे? तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और वो आवाज़ मुझे आज तक मेरे कान में गूंजती है, वो मुझे बहुत अंदर तक तकलीफ़ दिया। ऑपरेशन थिएटर के बाद जब मैं रूम में गया, मुझे उनकी हँसी मेरे कानों में सुनाई दे रही थी, और मुझे मेरी बेटी का चेहरा रह-रह के दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब मेरी बेटी मेरे पास आई, मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। मेरी गलतियों की, खामियों की और मेरी लापरवाही की सज़ा मेरे परिवार, मेरी वाइफ़ और मेरी बेटी को मिलेगी। और मैंने अपने आप में निश्चय किया कि अब नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने उस दिन से एकदम दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब कुछ भी करके इस बॉडी वेट को गिराऊँगा और शुगर को अपने लाइफ़ से बाहर निकाल के ही रहूँगा। ऑपरेशन के बाद तकरीबन 6 महीने तक मैंने हर चीज़ ट्राई की। मैंने घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उसके अलावा फिर मैंने वेट लॉस के लिए अलग-अलग एक्सरसाइज़ेज़, घर पे मैंने एक ट्रेनर को बुलाया, मैंने नॉन स्टॉप वर्कआउट किया, पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता हुआ नहीं दिख रहा था। 2-3 किलो वज़न कम होके रुक जा रहा था और मुझे डेली कुछ अलग करना पड़ रहा था। मैंने बहुत सर्च किया कि क्या तरीका है जिससे हम नेचुरली या कोई तरीके से हम शुगर को या डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा जिन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे शुगर से बाहर आने में मदद की, सही राह दिखाई। मैंने अपना 100% दिया और मुझे उसका रिजल्ट मिलने लगा। मुझे एक्सरसाइज करते ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके थे और डाइटिंग करते हुए भी। अब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, क्योंकि मैं जीटीटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। जीटीटी टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। बहुत जनों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसका उपाय ये है कि आपका सुबह मॉर्निंग फास्टिंग ब्लड लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है, फिर उसके बाद आपको 75 ग्राम शुगर या ग्लूकोज दे के आपको हर आधे घंटे में ब्लड और यूरिन टेस्टिंग करानी होती, टोटल 4 बार। इस टेस्ट में पास होने के लिए आपका शुगर स्पाइक एक लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तभी आप जीटीटी क्लियर कर पाते हैं। अगर आप जीटीटी क्लियर कर पाते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आपने डायबिटीज़ को काफ़ी नियंत्रण में या रिवर्स कर लिया है। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा खुशी का मौका था कि मैंने मेरा जीटीटी क्लियर किया और हर महीने मैंने मेरा वेट धीरे-धीरे करके कम होता हुआ देखा। और जैसे-जैसे मैंने कम होता हुआ देखा, मेरे शरीर में ऊर्जा, एनर्जी बढ़ने लगी, और मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मेरे को तकलीफ़ें आती थी, जैसे मैं उठ के कभी सीढ़ी चढ़ने का सोच भी नहीं सकता था। जो आदमी 200-250 कदम पैदल चले तो वो थक जाता था, हांफनी आ जाती थी, उससे मैं ऊपर आने लगा। 1 साल के अंदर-अंदर मैंने 35 किलो वज़न लूज़ किया, और मैंने ये कोई जिम में या कोई एक्सरसाइज़ से नहीं, पहले बेसिकली अपनी डाइट को क्लीन करके और योगा की मदद से किया। जब मैं अपने आप को हल्का महसूस करने लगा, तब मैंने मेरी डाइट एक्सपर्ट से बात की कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे एक्सरसाइज़ एक्सपर्ट से बात की कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला आपका जो मन है आप कर सकते हैं। तो मैंने अपना जीवन को वॉकिंग और रनिंग की तरफ मोड़ा। पर 10 दिन में मैं वॉकिंग से बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। तो मैंने फिर उनको फ़ोन लगाया कि मुझे ये वॉकिंग सूट नहीं हो रही है और ना मुझे मज़ा आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप वॉकिंग नहीं कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा, तो आप रनिंग करो। मैंने बोला कि मेरे से वॉकिंग तो हो नहीं रही है और आप रनिंग की बात कर रहे हो। मैंने धीरे-धीरे करके रनिंग स्टार्ट की। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया कि आप 1 मिनट वॉक करें, 1 मिनट रन करें। 10 दिन आप ये करें, उसके बाद आप 2 मिनट रन करें, 1 मिनट वॉक करें। अगले हफ्ते फिर 3 मिनट रन करें, 1 मिनट वॉक करें, और ऐसे करते-करते मैं 1 महीने में 13 मिनट से 14 मिनट नॉन स्टॉप रन कर पाया। जब मैंने पहली बार 1.25 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन किया, वो मोमेंट मुझे आज भी याद है कि मैंने मेरी वाइफ को फ़ोन किया कि आज मैंने 1.25 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप, मेरी ज़िंदगी में कभी मैं इतना एक साथ नहीं भागा हूँ। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्षण था, और उसके बाद मैं कभी नहीं रुका।
आज मैं 970वां दिन ऑफ वर्कआउट है जिसमें मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है। मैं चाहे रनिंग करूं, चाहे योगा करूं, चाहे जिम करूं, अगर कुछ नहीं कर पाता तो मैं 30 तल्ला सीढ़ी चढ़ के 30 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के अपना वर्कआउट पूरा करता हूं। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से जो भी आज मैं कर पाया हूं, मैं कर पाया हूं। और मेरा टोटल वेट लॉस अब 61 हो चुका है। मैं अब कांटे पे चढ़ने की ज़रूरत भी नहीं समझता, क्योंकि मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा आनंद और बहुत ज़्यादा एकम्प्लिशमेंट फील होता है। मुझे इतनी ऊंचाई पे फील होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की फिटनेस कभी नहीं अचीव की थी। मैं 20 साल का था, 25 साल का था, तब मुझ में इतनी एनर्जी नहीं थी जितनी आज मैं 42 की एज में फील कर पा रहा हूँ। सो इट मेक्स मी फील अमेजिंग। मैं मेरे घर के जस्ट ऑपोजिट बहुत सुंदर एक लेक एरिया है, वहाँ पे मैं मेरा डेली 2.5 किलोमीटर दौड़ता, 3 किलोमीटर दौड़ता और 1-2 किलोमीटर चलता। एवरेज में मैं डेली 5 किलोमीटर का आज भी रन करता हूँ, पहले भी रन करता था। तो वहाँ पे एक पुलिस वाले ने देखा कि मैं रोज़ दौड़ने आता हूँ। सीधा अचानक उन्होंने मेरे को बोला कि आप हाफ मैराथन के लिए तैयार हैं, आप हाफ मैराथन करेंगे। मैंने वो पुलिस वाले को बोला कि मैंने कभी 5 किलोमीटर के ऊपर पाँव नहीं रखा है और मैं सीधा 21.2 किलोमीटर का 21.1 किलोमीटर का सोच भी नहीं सकता। तो उसने बोला आपको दौड़ना है, आपको चलना है, कैसे भी करके आपको 21.1 खत्म करना है और आप कर लोगे। तो उन्होंने मुझे बहुत मनोबल दिया, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया, मेरे को बहुत हिम्मत दी कि आप ये कर सकते हो। पर अंदर से मैं थोड़ा डरा हुआ था कि मैंने कभी ज़िंदगी में 5 के ऊपर किया नहीं है, ना मैंने कभी कोई रेस में पार्टिसिपेट किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती की तरह हो गया था और 2 महीने का टाइम था मेरे तैयारी करने के लिए। उस दिन से मैंने सोचा कि मैं हर शनिवार को अपना किलोमीटर का रेंज बढ़ाऊँगा। जहाँ 5 था, वहाँ मैंने 10 करना चालू किया। अगले हफ्ते मैंने 12.5 किया और ऐसे करते-करते 1 महीने के अंदर मैं 15 के स्तर पे पहुँच गया। हर शनिवार को मैं मेरा 15 किलोमीटर का रेडियस पार करता था। 2024 21 जनवरी को कोलकाता हाफ मैराथन जो मेरा पहला इवेंट था, मैं जो कभी 5 किलोमीटर भी रेस या किसी इवेंट में पार्ट नहीं लिया था, वहाँ मैंने सीधा 21.1 किलोमीटर का हाफ मैराथन की जर्नी के लिए स्टार्ट किया। 10 किलोमीटर के बाद मेरी जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट होने लगी, पर मेरे में उत्साह बढ़ता रहा। जैसे-जैसे मैं 1-1 किलोमीटर पार कर रहा था, मेरे को लग रहा है कि मैं मेरे डेस्टिनेशन के बहुत करीब आ रहा हूँ। लास्ट के 5 किलोमीटर मेरे लिए चुनौती भरे थे, क्योंकि मैं एकदम थक चुका था। मैंने कभी इतना किलोमीटर का रन एक साथ इतनी जल्दी उठ के कभी नहीं किया था। 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। जब लास्ट किलोमीटर की तरफ मैं दौड़ रहा था, तो मैं बहुत इमोशनल था, क्योंकि मैंने मेरे खानदान में पहली बार कोई ऐसा लड़का था जिसने हाफ मैराथन या दौड़ने की तरफ कोई कदम भी बढ़ाया था। और मैं अंदर से इतना इमोशनल और मैं एकदम सोच रहा था कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। और मैं आँख में आँसू लिए 21.1 किलोमीटर्स पार हुआ। वो मेरे लिए बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट हुआ और वो मेडल मैंने आज भी सँभाल रखा है और वो मेरे लिए बहुत, बहुत करीबी मेडल है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मेडल था। उसके बाद रनिंग मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए, क्योंकि मैंने 21.1 कर लिया था, तो अब मुझे रनिंग से कोई डर नहीं लग रहा था। मैंने धीरे-धीरे रनिंग को अपना डेली रूटीन और आगे बढ़ाने लगा। 2024 में जहाँ मैंने जनवरी में फर्स्ट हाफ मैराथन किया था, 2024 एंड में और 2025 के स्टार्ट तक में मैंने ऑलमोस्ट 12 से 13 हाफ मैराथन 3 महीने के समय में पूरे कर लिए थे और मुझे अब रनिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। 2024 जनवरी कोलकाता पुलिस हाफ मैराथन मेरी ज़िंदगी का पहला इवेंट था। मैंने उससे पहले ना कभी कोई 5 किलोमीटर, ना कभी 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन तो बहुत दूर की बात है, मैंने कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाफ मैराथन कंप्लीट करने के बाद मेरी ज़िंदगी में जैसे एक नया दरवाज़ा खुल गया था। रनिंग मेरे लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर बन चुका था और मेरी डेली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। अब मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं नए जूते लूँ, नए कपड़े लूँ और मैंने नए जूते खरीदे और मैं डेली रनिंग कर रहा था, तो मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। पर कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि अचानक मेरे एडी में प्लांटर fasciitis करके नई तकलीफ़ शुरू हुई, जिसकी वजह से मैं सुबह उठ के चल भी नहीं पा रहा। दौड़ने की तो बात बहुत दूर की थी और जैसे मेरा मनोबल टूट गया, क्योंकि मैं जो रोज़ रन करने में इतना मज़ा पाने लग गया था, वेट लॉस हो रहा था। मुझे ये लगा कि मेरा सफ़र यहाँ से चेंज ना हो जाए, मैं वापस वेट गेन ना कर लूँ, वापस से फिर मेरा वेट ना बढ़ जाए और वो डर से मैंने मेरी डायटीशियन को वापस कॉल किया, मेरी एक्सरसाइज़ एक्सपर्ट से वापस बात की। उन्होंने बोला कि आप अभी के अभी साइक्लिंग शुरू करें। मैंने फिर उनसे कहा कि मैंने कभी ज़िंदगी में साइक्लिंग नहीं की है, तो उनका तुरंत जवाब आया कि आपने कभी ज़िंदगी में दौड़ना भी शुरू नहीं किया था, तो साइक्लिंग भी सीख लेंगे, करते-करते आपको आ जाएगी और उसमें भी मज़ा आएगा।
मैं अगले ही दिन नई साइकिल लेके आया। 2-3 दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई साइकिलिंग करने में, मैं अभी भी रनिंग में ही ज़्यादा अपनी खुशी ढूंढ रहा था। पर हफ्ता 10 दिन बाद मुझे साइकिलिंग में थोड़ा मज़ा आने लगा। फिर देखते ही देखते मैंने 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक भी साइकिलिंग की और साइकिलिंग के 3 महीने के अंदर-अंदर मुझे साइकिलिंग की इतनी अच्छी आदत पड़ गई थी कि मैं डेली साइकिल लेके 20 किलोमीटर से ऊपर-ऊपर तक साइकिलिंग करता था और 50 किलोमीटर कभी-कभार मैं हफ्ते के एंड में करता था। पर मुझे अभी भी रनिंग की बहुत याद आ रही थी, तो मैं सोचता था कि क्या हो सकता है कि मैं रनिंग वापस शुरू करूँ। मैं ऑनलाइन बहुत टाइम स्पेंड करता था कि क्या तरीका हो सकता है कि मेरा प्लांटर फास्काइटिस का दर्द ठीक हो जाए और जो चीज़ मुझे समझ में आने लगी वो कि मेरे प्लांटर फास्काइटिस का दर्द का बहुत बड़ा कारण मेरा जूता भी हो सकता है। तो मैंने अपना जूता चेंज किया और मैंने 3 दिन 4 दिन के अंदर डिफरेंस फ़ील किया और 1 हफ्ते के समय के अंदर-अंदर जो कि मैं साढ़े 3-4 महीने से रनिंग नहीं कर रहा था, मैं 1 हफ्ते के अंदर वापस रनिंग ट्रैक पे आ गया और मेरी लाइफ में अब 2 बड़े डिसीजन टेकिंग हो गए थे कि मैं साइक्लिंग भी कर पा रहा हूँ और मैं रनिंग भी कर पा रहा हूँ। और इस चीज़ की वजह से मेरे को बहुत बड़ा साहस मिला और मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली कि कभी एक चीज़ पे डिपेंडेंट होने से आप कभी भी गिर सकते हैं। अगर आप एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं और दूसरी चीज़ आप बैकअप में नहीं रखते हैं, तो आपकी ग्रोथ या आपकी कोई भी इंजरी आती है तो आप वहाँ रुक जाते हैं, जो कि सही नहीं है। तो आपको मल्टीपल चीज़ें या एक से ज़्यादा चीज़ें तो करते ही रहना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने जिम का सफ़र भी तय किया। मेरे को सब लोगों ने बोला कि आपकी बॉडी मसल लूज़ हो रही है, तो आपको अब जिम में जाना ज़रूरी है और जिम की वजह से मैंने मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया और धीरे-धीरे करके मैंने मेरा बॉडी वेट मेंटेन करते हुए मसल की रिकवरी और मसल ग्रोथ पे ध्यान दिया। तो अब ये हाल है कि मैंने मेरा बॉडी वेट तो मेंटेन रखा है, पर मेरा मसल ग्रोथ हर 2 महीने 3 महीने में मुझे अच्छे से बढ़ते हुए दिख रहा है। मैंने 61 केजीज़ अपने बॉडी से रिड्यूस किया है और मैंने ये फेस किया है कि 2 साल के अंदर मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं जो इंडियन माइंड्स में फिट है कि डाइट के नाम पे आप हमेशा सोचते हैं कि आपको कम खाना है। आपको जितना आपका पेट या जितनी आपकी भूख हो उससे कुछ कम खाना है, सादा खाना है या बोरिंग खाना खाना है। और वर्कआउट के नाम पे आप सोचते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है ताकि आप एकदम अपने आप को निचोड़ दें और आपका बॉडी वेट लॉस हो। ये दोनों ही बहुत बड़े मिथ हैं जो अपने आप में आपको आगे ना बढ़ने देने के लिए काफ़ी हैं। सो आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं। मैं इसका उपाय बताता हूँ कि 70 से 80% आपकी बॉडी इज़ आपका डाइट। अगर आप संतुलन में सही चीज़ खाते हैं, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का हर मील में ध्यान देते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और फैट्स चारों की मात्रा आपके खाने में होनी चाहिए। प्रोटीन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपका शरीर सही डायरेक्शन में जाए, आप मसल बनाएँ, ना कि खाली फैट लॉस करें। और अगर आप ध्यान देंगे अपने खाने पे तो धीरे-धीरे आपको असर दिखने लगेगा। पर तकलीफ़ ये है कि आदमी कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। वो हफ्ते के एंड में या कोई पार्टी के बहाने या कोई शादी-ब्याह के बहाने या चीट डे का नाम लेके अपने आप को फिर से वो पुराने ढांचे में ढकेलने की ट्राई करता है, जो उसको उससे बाहर नहीं आने देता है। और वर्कआउट इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि आप सिंपल छोटे स्टेप्स लेंगे। मैंने जो शुरुआत की थी, पहले 7 महीने में मैंने सिर्फ़ योगा पे ध्यान दिया और सीढ़ी चढ़ने पे ध्यान दिया। मैं हर खाने के बाद 3 फ्लोर्स से लेके 5 फ्लोर्स तक सीढ़ी चढ़ता था, जिससे मेरा शुगर कंट्रोल में आया और मेरा वेट लॉस भी रेगुलर रहा। और मैंने योगा किया, जब मैं पहले स्टार्ट किया तो मैंने 6 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट किया था। 6 सूर्य नमस्कार भी मेरे से ठीक से नहीं हो पाते थे। मेरे को ऐसा लगता था कि 6 सूर्य नमस्कार हो नहीं पा रहे, मैं धीरे-धीरे करके कैसे बढ़ूँगा। पर 1 महीना लगातार करते रहने से मैंने देखा कि मैं 1 महीने के एंड में 30 सूर्य नमस्कार बहुत आराम से कर पा रहा हूँ। और आज का हाल ये है कि मैं 216, 160, 108 सूर्य नमस्कार बहुत बार कर चुका हूँ। आज के दिन में भी क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को 3 बजे उठना था, साढ़े 3 बजे मैं रनिंग नहीं जा सकता था, तो मैंने आज 60 सूर्य नमस्कार किए और फिर मैं फ्लाइट पे चढ़ा हूँ। कंसिस्टेंसी ही आपको ऊपर ले जा सकती है। कछुआ कितना ही धीरे चले, वो मंजिल पे पहुँचेगा। अगर आप तेज़ दौड़ेंगे, थकेंगे, गिरेंगे, तकलीफ पाएँगे, चोट लगेगी, आप रुक जाएँगे। पर आप स्मॉल स्टेप्स, छोटे-छोटे स्टेप्स लेके चलते रहेंगे, ना आपको इंजरी का डर रहेगा, ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और आपको
हो सकता है कि समय ज़्यादा लगे, पर आप अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे। 2 दिन जो आपकी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट है वो शनिवार रविवार है। अब इसको या तो आप बिगाड़ने में लगा सकते हैं या बनाने में लगा सकते हैं। हम लोग जो रनर्स हैं शनिवार को जल्दी सोते हैं, जो कि हम पहले हमेशा पार्टी की तरफ ध्यान देते थे कि बाहर खाने जाना है, लेट सोना है, उसकी जगह अब हम 10 बजे सोने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हम रविवार को 4 बजे से पहले उठते हैं और कम से कम 15 से 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की दौड़ लगाते हैं। संडे को अकेले को हम पूरे हफ्ते का वर्कआउट और संडे का वर्कआउट को एक तरफ कर सके, इतना डिफरेंस रखते हैं। और वहीं आप नॉर्मली हर आदमी सैटरडे संडे को जहाँ उसने एक तरफ पूरे हफ्ते में खाया, उसको शनिवार रविवार को खा के वो बराबर कर देता है। सो यही डिफरेंस है कि आपका बॉडी वेट कम नहीं होता है, बढ़ता रहता है, और आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जर्नी 147 से 86 के अंदर बहुत सारे मिथ्स थे, जिसमें से मैंने कुछ मिथ आपको बताए और कुछ सोल्यूशन आपको बताए। अगर आपको बॉडी वेट लॉस और मसल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है तो आप भी इन मिथ्स को हटाइए और कुछ जो सॉल्यूशंस है उनको अपनाइए, सो आपको भी ये रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। और मैं जोश टॉक्स को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात को स्टेज पे सबके सामने, आप लोग सबके सामने ला सकूँ, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।